2023 मेंस के रिगार्डिंग फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है टॉपर्स के द्वारा। उसमें आज पीएसआईआर ऑप्शनल का सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। पीएसआईआर ऑप्शनल का सेशन के लिए तरुण बंसल भैया सीएससी 2022 के लिए 2022 के एआईआर 204 रैंक है। पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि तरुण भैया की सीएससी की जो जर्नी है कैसी रही है। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अपने लास्ट अटेम्प्ट में सीएससी एआईआर 204 रैंक मिली है भाई को। तरुण भैया ने बैक टू बैक 5 इंटरव्यू दिए है। अभी काफी सारी लोगों की डिमांड रहती है कि सर मेंस के एक महीने रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है, जो अपनी स्टडी पे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो कैसे इसको मैनेज करें। तो अब देखेंगे कि सीएससी की जो पूरी साइकिल है, इंटरव्यू के बाद में 5-7 दिन का गैप रहता है, फिर प्रीलिम्स आ जाता है। तो 5 इंटरव्यू तरुण भैया ने दिए हैं, तो कैसे मैनेज किया होगा इसको। मैं तरुण भाई को बोलने के लिए इनवाइट करूंगा कि आपके बारे में आप बताइए एक बार, फिर उसके बाद में पीएसआई और ऑप्शनल के बारे में आगे डिस्कस करते जाएंगे। Thank you, Vikas bhai. Good evening, everyone. My name is. Am I audible? यस भाई। So, my name is Tarun Mansal. As briefly introduced by Vikas bhai, I have given 5 interviews, 6 mains, and finally I got this year 204 rank. And this had been a quite long journey, bhai log. But I would say, speaking in the balcony of my hostel in Labasna, that it is all worth it. अब since the mains is around the corner और एक महीना ही बचा है, so we will first of all go towards mains only. बाकी सब चीजें we can talk on later on, maybe फिर कभी। और अभी जैसे एक महीना बचा है, तो राइट नाउ लाइक आई वुड से कि मेंस प्री और इवन इन द इंटरव्यू कॉन्फिडेंस इज द की थिंग। क्योंकि क्या होता है कि ना, मतलब हाफ द बैटल पीपल लूज इट इन द माइंड ओनली। तो अभी क्या है कि किसी भी स्टेज पे होंगे हम, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई अभी लग रहा होगा यार जीएस का ये पोर्शन बच गया है, अभी तो ये ढंग से रिवाइज नहीं हुआ या कुछ हुआ। मेन थिंग आई वुड से इज राइट नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन रिवीजन एंड राइटिंग द टेस्ट। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस जैसे डाउन है या ये सब चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो बिलीव मी गाइस, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम इमोशंस। इट इज ओनली अबाउट कंट्रोलिंग द नर्व्स। तो आपको ना, मतलब ये सब नहीं सोचना कि यार मैं तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो ये कर लेता, थोड़ा सा वो और टाइम मिल जाता तो मैं वो कर लेता। जितना आपने करा है ना प्रिपरेशन, दैट वुड बी इनफ इफ यू आर एबल टू रिवाइज इट एंड रिप्रोड्यूस द सेम थिंग इन द एग्जाम। तो अब से एक महीने में ना आंसर राइटिंग और रिवीजन पे तो फोकस करना ही है। सबसे ज्यादा खुद को ये भरोसा दिला के रखना है कि नहीं यार, हो सकता है, आराम से कर सकते हैं। half of the people will be losing the confidence and the battle right now itself. भाई जी आपकी आवाज चली गई है शायद। क्या कुछ भी मैंने बोला? इज इट ऑडिबल?
जो मैं यस बोल रहा यस हूँ। यस। हेलो। हाँ। नहीं तो आई वॉज आंसरिंग दैट ओनली। मे बी लेट्स कीप इट इन अ इंटरेक्टिव वे। तो आप पूछे, आई वुड आंसर इट। ठीक है ना विकास भाई जी? भाई जी एक बार आपके बारे में बता देते थोड़ा कि मतलब आपने पीएसआई और ऑप्शनल कैसे कंप्लीट किया है, और आगे मतलब कैसे करना चाहिए इन बचे हुए टाइम में। थोड़ा एक बार ब्रीफली हाँ। बता दो, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग ठीक। क्वेश्चंस रहेंगे उनको ले लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है डन। तो पीएसआईआर ऑप्शनल में ना, लाइक आई हैव बीन शुभ्रा मैम का क्लासरूम स्टूडेंट, एंड आई डिड माय क्लासेस इन 16-17। पोस्ट दैट, उसके बाद तो मतलब क्या होता है कि मैम का जो कोर्स होता है, मतलब वट एवर द कोर्स यू आर रेफरिंग, नॉट नेसेसरली कि भाई एसआर मैम का ही है। इफ somebody इज रेफरिंग सम डिफरेंट नोट्स और डिफरेंट, कई लोगों का बैकग्राउंड भी होता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। व्हाट मैटर्स इन द एग्जाम इज कि भाई जो आपके भी बेसिक फाउंडेशन नोट्स है ना, उसके आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है। आफ्टर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, देन कम्स कि उस चीजों को ना, मतलब हर एक थिंकर का ना की आइडिया होता है, कि कंसेप्ट होता है या कुछ होता है। आपको उस चीज के बारे में यू शुड नो। अब आ, फिर रोल आता है आफ्टर। जैसे जो हमारा शॉर्ट नोट्स बन गए, हमने उसको रीड करा, वी हैव रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। नाउ कम्स द रोल ऑफ आंसर राइटिंग, because everybody is referring the same topic, same thing. So how our answer would be different from the others? अब इसके लिए क्या होता है कि यूजुअली व्हाट पीपल डू इज, हमें पता है कि भाई डिफरेंट टॉपिक से, जैसे कि थिंकर से क्वेश्चंस आने हैं, जस्टिस से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, एक क्वेश्चन इक्वालिटी से आने ही आना है। कंटेक्स्ट वुड बी डिफरेंट बट वी नो। So what we can do is to prepare certain ready-made intros. अगर अभी भी नहीं करे हैं तो वी कैन डू दैट, कि भाई मटेरियल है। अगर हमने क्रैश कोर्स करा है तो क्रैश कोर्स से वैल्यू एडेड मटेरियल से। अब जैसे मैनी पीपल हैव डाउट कि अगर क्रैश कोर्स करा है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपको ईच एंड एवरी वर्ड रिवाइज नहीं करना है। यू नीड टू फाइंड सर्टेन थिंग्स जो क्रैश कोर्स में है, जो वैल्यू एडेड है, और उससे आप अपना इंट्रो बना सकते हैं, उससे आप अपना कंक्लूजन वगैरह के लिए उसको मतलब लर्न करके वही शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हो। उसका यही रोल इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब पोस्ट दैट क्या आता है कि आंसर राइटिंग टेक्निक, वेयर द मार्क्स डिफरेंस लाइज बिटवीन अ पर्सन हु इज गेटिंग एन एवरेज और अ बिलो एवरेज एंड अ पर्सन हु इज गेटिंग अ गुड मार्क्स। उसमें क्या चीज होता है कि since it's a political science paper, so you are expected to write political science language. अब me being a science graduate, मेरा engineering background है, तो I was not having much of the political science का ऐसे कि भाई क्या language है क्या है। So it is with the time that you realize कि for example, if there is a question on equality, what we can start an answer from is कि we can start with a quote of Dworkin, Ronald Dworkin का, कि equality is a sovereign virtue. Writing the book's name in the answers, writing the brief context of the question, because कोई भी क्वेश्चन होता है, there is a context to it, कि भाई कुछ बैकग्राउंड होगा थिंकर का, या why is it in news. So writing that context uh, can be another way of starting an answer, or starting it with a quote, or simply defining that concept with the help of a scholar or a political theorist, ऐसे टाइप। अपार्ट फ्रॉम इट, अब आती है बात की हाउ टू वैल्यूएट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। अब क्या आता है कि सपोज यू आर राइटिंग एन आंसर ऑफ अ पार्ट 1A। जब आप पार्ट 1A में लिख रहे हो, तो देयर आर थिंग्स दैट आर सिमिलरली बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1A, दोज कंसेप्ट। तो जब आप 1A का वो आंसर क्वेश्चन कर रहे हो, नॉट इन एवरी क्वेश्चन बट इन सम ऑफ द क्वेश्चन, स्पेशली इन जो थ्योरीज है डिफरेंट स्टेज थ्योरीज की, यू कैन लिंक इट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रेजेंट टाइम्स। ये आपका वैल्यू एडेड हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग द 1B आंसर, तो 1B में भी यही चीज करनी है। यू हैव टू ब्रिंग इन द 1A थ्योरीज और 1A कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता, एंड देर आर नो साइलोज इन द सिलेबस। सिलेबस में अभी आपको दिखेगा कि पार्ट 1A है, पार्ट 1B है, पार्ट 2A है, पार्ट 2B है, बट दैट इज नॉट द केस व्हेन यू आर राइटिंग इन द एक्चुअल एग्जाम। When you're writing in the actual exam, break the silos. And if you feel that a question of part 1B can be used with the intro of part 2A,
देन यू कैन वेरी वेल स्टार्ट इट। मैं इसको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन बिहेवियर एंड ऑल दैट स्टफ। कुछ था कि 1B में एक क्वेश्चन आया था। तो ओवर देयर यू कैन स्टार्ट विद कि ये कहाँ से होता है। इलेक्टोरल स्टडीज का मेन पार्ट क्या है, जो आपका ये बिहेवियरल अप्रोच है, दैट फोकसेस ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट द पॉलिटिकल सर्वेज इलेक्शंस एंड ऑल। सो जब वो चीज है, आप वहां से वो लेके आ सकते हो, यू कैन लिंक इट विद इट। सिमिलरली वेल राइटिंग अबाउट जैसे कि कास्ट एथनिसिटी या इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, you can very well talk about in the political science discourse uh, 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 the method of political sociological approach focuses on the descriptive factors or the societal factors that impact politics. Caste being a societal factor or a descriptive factor is one of the things. Then you can bring the thinkers like आपका FW रिक्स हो गया या कुछ। सिमिलरली जैसे मैंने 1A 1B का एग्जांपल बताया, 1A में भी क्या होता है, हाँ जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन preamble. In preamble, I use social contract edition because preamble is nothing but reflection of we the people, a social contract. ठीक है। अब सिमिलरली जब हम 2A का लिख रहे हैं, when we are writing with the 2A, whenever you are writing a theory question, try to link it with the contemporary things if you can. Otherwise, explain it मतलब ऐसा। And in political science, the language is more about कि हम comparative science में लिखते हैं। जैसे कि जब भी कभी आप होब्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, ट्राई टू कंपेयर इट विद द लॉन्ग टाइम। सिमिलरली जब आप प्लेटो के बारे में लिख रहे हो, आप एरिस्टोटल से कंपेयर करने की कोशिश करो। इन द एंड वॉट इज द नीड ऑफ आंसरिंग द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड आफ्टर आंसरिंग इट मे बी अ कंपेरेटिव लैंग्वेज और अ लिटिल बिट मेंशन ऑफ द a scholar who's of that time is brings the value addition part in it। ठीक है। और उसके अलावा व्हाट नीड्स टू बी डन इज, जैसे 2A में कंटेम्परेरी टाइम्स में यू कैन मेंशन अबाउट द थिंग्स कि भाई प्रेजेंट टाइम्स में कैसा है। और जैसे आप 2B लिख रहे हो, तो 2B में आई यूज टू फॉलो अ वेरी मतलब पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज कि भाई क्या करें, न्यूज़पेपर्स में इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, वेदर वी राइट टू ऑल ऑफ इट, मेकिंग नोट्स ऑफ इट। अगर आपने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, इवन इफ यू हैव नॉट मेड, you can rely on 365 for the contemporary things. Those are examples to substantiate the answer. But how your answer will be to be कि भाई political science का बच्चा लिख रहा है, that will be depending upon कि जैसे different relations हैं इंडिया के different countries के साथ। Prepare गूगल आउट करके सिंपली आप रीड सम आर्टिकल्स एंड प्रिपेयर कि भाई इंडिया यूएस पे आपने दो चार स्टेटमेंट्स कर ली कि हाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट इंडिया यूएस रिलेशन, और मे बी our foreign minister speaks about it, or maybe some comment of their president or their secretary of state. When you have these kinds of statements, then you can start the answer from it. After that क्या करना है कि then you have to bring a theoretical framework, because India US का relation में if you see and if we apply the concept of जैसे structural realism type का, so over there uh, we can see that India and US are coming closer because there is a strategic imperative. अब strategic imperative क्या है कि they are coming closer because of the structural factors, because China is a rising power. So USA is seeing India as an offshore balancer. और इंडिया क्यों जा रहा है यूएसए के पास? इंडिया यूएसए के पास इसलिए जा रहा है बिकॉज इंडिया सी इट एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो जो ये की टर्म्स है ना, एक्सटर्नल बैलेंसिंग, ऑफशोर बैलेंसिंग, दैट वी स्टडी इन 2A कंसेप्ट, ये आपके आंसर में लैंग्वेज में आना चाहिए। दे डू नॉट वांट अ सी राजा मोहन और समथिंग राइटिंग देन आंसर। भाई आपने सी राजा मोहन लिख लिया, आपने हर्षवी पंत लिख लिया, आपने सुहासिनी अय्यर लिख लिया, एग्जामिनर उसके नंबर नहीं देगा। examiner will be giving you number when you are writing the political theories concept कि भाई जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म का आपका कैनेथ पॉल्स का या मीर शाइमर का कंसेप्ट है, यू आर यूजिंग दैट एंड आंसरिंग इट। आप जो न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो कि एनालिस्ट हैं, अब उनका जो एनालिसिस है, यू कैन यूज देम एज योर ओन।
और एक दो आंसर में उनका नाम भी लिख दोगे तो चलेगा, बट ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज बैड। और सिमिलरली अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करना है, ऐसे कमेंटेटर्स का करना है, एंड देन आंसर लिखते हो जब आप सॉल्यूशन या फिर कोई चैलेंजेस लिख के आप सॉल्यूशन बता रहे हो, देन ऑल्सो यू नीड टू यूज दोज थिंग्स लाइक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है, या फंक्शनलिज्म अप्रोच, या रेशियलिज्म। अब ये सब चीजें क्या है, आपको जब सिलेबस सब कुछ लर्न हो गया, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि भाई आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं, एंड देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, या फिर आप लिख के देख लो या कुछ, एंड ट्राई टू लिंक दोस टू ए विद टू बी। इट कम्स विद द प्रैक्टिस एंड ऑल्सो एनालाइजिंग द टॉपर्स कॉपी। जब आप टॉपर्स कॉपी देखोगे और ये वाली चीज करोगे, यू विल बी एबल टू राइट बेटर आंसर्स। और अभी राइट नाउ इज द टाइम टू डू दीज थिंग्स इफ यू हैव डन विद द रिविजन। रिविजन साथ साथ चलता रहेगा, और ये वाला पोर्शन आप करते रहोगे। बिलीव मी, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस भले ही देखने में बहुत बड़ा लगता है कुछ हो, बट ये छोटे छोटे वैल्यू एडिशंस दैट आई एम टेलिंग, एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग द टाइम ऑन दोस, you will be highly rewarded in the exam. किसी का कोई और डाउट हो तो आप तरुण भैया से बात कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि और कैसे क्या करना है। सर एक पूछना था। सर आपके एक्सपीरियंस से आप GS2 में IR के लिए कोई प्रोबेबल बता सकते हो इस साल के लिए? Uh, to be very frank, yeah, I'm not much following current affairs after my interview and selection. So it would not be right to comment on anything. But I expect something on the Indo-US thing would be there. And or so I cannot comment right now. Because I have not been following up with the updates that are happening in the international aviation right now. Hello, sir. Hello. Sir, sir, can you please guide on this issue, sir? Actually, I feel comfortable in 2A, but most of the toppers are saying that you need to write three answers from 2B and two answers from 2A. Is it fine to attempt 3 plus 2, sir? So over this, I would be telling what I did and what one should do. Like for the paper one, I attempted three questions from the part one and two questions from Okay. part 1B. And similarly for Okay. paper two, I attempted two questions from part 2A and three questions from part 2B. My simple reasoning was about कि I was more comfortable in these concepts. I was not so much comfortable in part 1B because I had uh, lesser value addition things from the contemporary news. And similarly, while writing the paper 2A, I found paper 2 that 2A is more or less static things. So not much can be added in it. That so there were few topics I was feeling that those will be very flat answers and not much value addition can be done. So I would be getting average marks in that. That's why I preferred to write more from part 2B. But having said that, I would say if you are comfortable with the content and the value addition part, you can go with three questions from 2A. And people who have written from 2A also three questions, they have also scored very good marks over here. So that is not a general thing. What happens in 2B is because each one of us prepares uh, the current affairs part for the paper, GS2 as well. So we are abreast of the happenings around it. What you need to understand is 2B may, apart from answering those current affair things, na, what needed is that political angle. The current affairs we read are the events, but over there but there are structural factors or there are different factors at the back of it. The politics happening behind those events. Why the deals are being done? Why the critical technology partnership is being done between India and US? Why is it similarly? Why India and Japan have a strategic imperative to come closer?
or why the China is behaving like this. There are factors behind it. There is a politics behind it. And if you apply and see it in the framework of the two ways, you will get the answer of it. I hope I have answered your question. Yes, sir. Sir, and will the same be applied for 1A and 1B also, sir? हाँ मतलब in the paper there is no मतलब you don't have to go with the silos. The first and the foremost criteria to select any question कि भाई कहाँ से we need to attempt more is how much you are comfortable with the questions and whether you have the relevant content or not. You don't have to go by any kind of stereotype that the toppers are attempting from 1A or toppers are attempting from 2B. If I'm more comfortable with the questions, I have the content for writing from 1B or 2A, I would have gone for that. And in the previous attempts, I have done that in 2A. I have attempted 3 questions from 2A and 2 questions from 2B in the previous attempts also, and have got the marks. So that's not the criteria of giving the marks. Thank you, sir. Okay. हेलो सर Hello. ये सर जो क्रिटिसिज्म है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हर हर क्वेश्चन में There, कितने there, criticism there, there, there's a lot of noise. हेलो सर एम आई ऑडिबल जेबी भाई आपके हाँ शायद नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत है, एक और दोबारा से रिजॉइन करो आप सर। जी सर भाई जी ग्रुप चैट में भी 3 क्वेश्चन है, एक बार उनको भी देख लीजिए। तो एक बार क्वेश्चन बताएंगे कि क्या पूछा गया? There is a question from Ethereal that अभी काफी सिलेबस बच रहा है एंड टाइम सिर्फ 1 मंथ है। सिलेबस एंड रिवीजन प्लस टेस्ट सबको साथ में कैसे मैनेज करें? So, my take would be, I'm assuming that if someone is writing in the first attempt, then he needs to have that answer writing practice. So, by minimum one paper of each portion of 1A, 2A, 1B, 2B. 1B नहीं भी लिखोगे, then also it will be fine, but इतना तो आपको लिखना पड़ेगा if it is your first attempt. For those who have given the mains before, they can focus on the value addition part and also मतलब daily pick up few questions of PYQ and brainstorm कर लो that how will you start, पूरा structure बना लो आंसर का, that would be suffice, like कि क्या है आपने थोड़े बहुत मतलब you should have written few test papers then also, but after that like focusing on the revision part and daily this brainstorming and structuring will be helpful. अदरवाइज क्या होता है कि जब हम पेपर में लिखने जाएंगे ना, हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे शुरू करें और कैसे इसको एंड करेंगे, कैसे इसको वो करेंगे। अच्छा, one thing while discussing, one thing I left was कि while writing an answer ना, because political science itself मतलब there are many discourses and different perspectives. So whenever you are writing any kind of answer, you need to write maximum perspectives जितना हो सके। जैसे I will elaborate with the example. For example, there was a question on systems approach. Systems approach वैसे हम usually पढ़ते हैं कि भाई comparative politics में डेविड ईस्टन का या थोड़ा बहुत, but this time it was asked in 1A. तो अब सिस्टम अप्रोच क्या है, किसका कंसेप्ट है, कैसे कंटेक्स्ट में आया, यू विल बी राइटिंग ऑल दिस एंड गिविंग द मेन फीचर्स ऑफ इट और उसका यूटिलिटी का सिग्निफिकेंस, देन यू विल बी राइटिंग इट एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ इट कि भाई सिस्टम्स अप्रोच को क्या मतलब क्रिटिसाइज करके बोला जाता है कि इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, नॉट मच यूजफुल, एंड हाउ मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज इट, मतलब देयर आर स्कॉलर्स ऑफ इट. Post that, when you're writing it, criticism,
उसके बाद इसको नेगेटिव टोन पे एंड नहीं करना। हाउ सिस्टम्स अप्रोच लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, and how in the international relations there the study of system approach was extended by the Morton Kaplan. So using it, किसी भी आंसर को ना नेगेटिव टोन पे नहीं खत्म करना है. You have to write the criticism, but then you at the end you will have to write the significance of it in the discipline of political science, or maybe it has led to further enrichment of the discipline through some as a basis of another approach or another study, something like that. या फिर प्रेजेंट डे में रेलेवेंस, इस तरीके से एंड करना है आपको हर आंसर को. और देन how much role of PYQ is there in 1B and 2B? 1B और 2B में अगर आप देखोगे ना, इफ यू एनालाइज द पेपर, तो पेपर में ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होते पॉलिटिकल साइंस में लॉट ऑफ. इट इज मोर अबाउट द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल की सेंटर स्टेट रिलेशंस में देर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन, and there is a federalism is a topic that we study. तो देयर कैन बी डिफरेंट इश्यूज. कभी वो जीएसटी वाला इशू आ सकता है बन के, कभी अभी किसी और चीज को लेके गवर्नर को लेके फ्रिक्शन हो सकता है. सो बिहाइंड दैट द फ्रेमवर्क, द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अबाउट द फेडरलिज्म एज एन इशू. देयर आर इन द फेडरलिज्म भाई, sometimes the center is strong, sometimes the states are strong. So there is a bargaining federalism, sometimes it is a cooperative federalism. तो वो जो आपका कंसेप्ट है ना पीछे का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यू विल हैव टू राइट इन द आंसर. कंटेम्प जो करंट होता है वो, दोज आर ओनली द एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट. और सर, शुड वी ऐड क्रिटिसिज्म विद एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन इन पेपर 1A and 2A? ओवर हियर आई वुड से कि one should definitely write criticism, because political science discipline in itself is about different views, different perspective, different discourses. So someone who is not writing the criticism and someone who is writing the criticism, तो उसको एडिशनल हाफ मार्क या 1 मार्क मिलेगा जो क्रिटिसिज्म लिख रहा है. अब हाउ वेल डू वी नीड टू राइट इट, आप उसको एक या दो लाइन में पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हो. यू नीड टू बी कंसाइज. And also, like there are certain statements of thinkers, जैसे कि society, state is a keystone of architecture, लास्की का statement है. So you can utilize it in any question of the state where you are highlighting the role of the state or something. So using the different thinkers in different portions can be done. uh, it will be better if we write about the thinkers. The more you write, but not the excess of everything is bad. What concept is asked, you have to write it. In between, जो नेचुरल फ्लो में जो जो थिंकर्स आपको याद आ रहे हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड या उसके क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, डू राइट देम. और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? Sir, one more question, sir. हाँ जी, बोलिए. Sir, actually, I am facing problem in paper completion, sir. It is taking around 20 to 30 minutes more. You know, that was an issue with me also. It's okay. मतलब, how many tests have you written so far? I written 2 tests only, sir, actually. Only 2 tests now. So when you will be when you will be writing in the final exam and revising it again and again, and in between also, slowly this gap will be reduced. You know why this happens that we are not able to write? Reason is we have not done the revisions effectively and that structuring thing daily. So what happens is when we sit in the exam,
there is a gap between recalling the things and how to start it, how to end it. If we do that thing beforehand only, like with the practicing and revisions, with multiple revisions, this will get reduced. And believe me, that try to use that 35 minutes of framework. That for every question you will need to give 35 minutes. So every 10 markers you need Okay. to complete in around 7 minutes. And when you are writing a 50 marks question of 20, 15, 15, so utilize that framework again over here. Give 15 minutes for a 20 marker and then 10 minutes. When you will do it in a conscious manner, even if you are not getting right now the time to write the full test, write one question each day. That's 50 marks wala block. Maybe Okay. 50 marks wala block in that 35 minutes in the morning and in the evening also. And with the revisions, you will be able to improve this. Okay. Sir, and one more, sir. Is it mandatory to write end to end, sir? Actually, most of the toppers I see, everyone is writing end to end in PSIR. It doesn't matter. Though I have written, what matters is whether you have justifiedly addressed the question and answered it. What you can do is, if you're feeling look, paper completion is the first most important task than writing end to end. So if you are writing a 10 marker with 1.75 and then this uh, 20 marker or something in 3.5 page or 3.75, that 0.75 वाला thing ना 0.25 space वाला, then थोड़े से gap के बाद make a line so that मतलब manage the space in a smart manner. You don't have to overshoot the word limit because otherwise you will be missing the paper. Completion of the paper is very much necessary, I'm telling you. If you leave the paper, Okay. you are already behind many people. Okay. Thank you. भाई जी एक क्वेश्चन हो रहा है ग्रुप में, कैन यूज थिंकर्स इन GS2 in limited sense. I would simply say no. Avoid using the thinkers in paper 2. GS2 में नहीं लिखना है thinkers का. You can use their concept, you can use their ideas, but do not write the name. Only name you can write is about our prime minister, our foreign minister. These kind of dignitaries you can write, but avoid using the names of the political theorists. Yeah, wo, because it's a journalist paper, so that is not required at all. Do not use the things like a realism or ये सब वगैरह का. Maybe whosoever is the teacher, there are teachers in the market who tell you, who will give you concepts, who will give you. Avoid using the name of the things. Only the distinguished, eminent people can be written. Those are your ambassadors sometimes, or our foreign minister and prime minister kind of thing. भाई जी एक क्वेश्चन सबका एक कॉमन है कि अभी जो एक महीना बचा है इसमें कैसे मैनेज करना है. काफ़ी सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है और ज़्यादा टाइम तो पढ़ाई नहीं हो पाती. 2-3 दिन पढ़ाई होके फिर उसके बाद लगता है कि कुछ रिकॉल नहीं हो रहा. ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो फिर जीएस छूट जाता है, या जीएस देखो पढ़ रहे हो तो देखो ऑप्शनल छूट जाता है. हाँ, तो ये ना सबके साथ हो रहा होता है. बिलीव मी, जो इस साल भी रैंकर निकाल रहा होगा, जो पहले भी निकाला होता है, सबके साथ द सिचुएशन इज लाइक दिस. इट इज सो टेंस. क्या भी लग रहा होगा यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट जब पेपर हाथ में आता है ना, यू आर एबल टू रिकॉल द थिंग्स. अभी क्या करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि अगर आप खाली रहोगे नहीं पढ़ोगे तब भी आपको टेंशन रहेगा. तो पढ़ाई करते हुए क्या अभी क्या करना है कि आपको 40-50% ऑफ द टाइम जो आपका है वो आपको ऑप्शनल पे देना है, और बाकी का रिमेनिंग टाइम आपको जीएस पे देना है. दोनों को साइमल्टेनियसली कुछ कुछ पोर्शंस को रिवाइज करना है. रिवाइज ऑन दोज टॉपिक्स, या वो चीज पढ़ो आप जो कि आपको लगता है कि आपका थोड़ा वीक है. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में यू विल बी एबल टू राइट. एथिक्स कम टाइम में ज्यादा अच्छा लिखा जा सकता है. एथिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स आप पेपर में खुद बना लोगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, या फिर जो भी उसमें की वैल्यूज दे रखे हैं, आपको वो सारी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए.
एग्जाम्पल होंगे और थोड़ा केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है उसका फ्रेमवर्क। अगर आपको इतनी चीजें पता है ना तो आपका एथिक्स रिवाइज है। बस आप उन्हीं चीज को थोड़ा सा रिवाइज करोगे, डन है। तो यानी इस पे फोकस नहीं करना ज्यादा। अब अगला टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम जीएसटी की बात करते हैं। अब जीएसटी में क्या होना चाहिए कि हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे पास कुछ डेफिनेशन, डायग्राम या कुछ ऐसे टाइप की चीजें होनी चाहिए। आराम आराम से आप सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करके चलोगे, आपका हो जाएगा। ओवरडू नहीं करना, कुछ नहीं, जितना हो रहा है उतने पे। मेंस में एक और इंटरेस्टिंग बात है, पहली बार जब पेपर हम देखते हैं ना, सबको सब कुछ नहीं आता होता, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, कि जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता। तो इट इज नॉट अबाउट राइटिंग द बेस्ट आंसर, इट इज अबाउट राइटिंग द लीस्ट वर्स्ट आंसर और बेटर आंसर देन द अदर्स। बेस्ट आंसर नहीं होता मेंस में। मेक श्योर कि आपको ऐसा ना लगे कि सिलेबस का ये टॉपिक रह गया या ये वाला पोर्शन छूट गया। अपने माइंड को ये रियलाइज कराओ, मे बी मेकिंग इट feel that you have completed the syllabus. And right now is the time to focus on वो वाली चीजें नहीं रिवाइज करनी जो आपको हमेशा याद रहती है। आपको वो चीजें रिवाइज करनी है या वो चीजों का कंपाइलेशन रखना है कि दोज आर वैल्यू एडिशंस इन योर आंसर। बिलीव मी, व्हेन यू आर राइटिंग इन द मेंस आंसर यू विल बी एबल टू रिकॉल द जर्नलिस्ट पॉइंट। आज भी पेपर दे दूंगा और चाहे मेंस में भी लिख रहे होगे, जब व्हेन यू विल बी एक्चुअली राइटिंग द पेपर यू विल बी राइटिंग दोज पॉइंट्स ओनली। तो उसको रिवाइज करके कोई फायदा नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि जहां से भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े या जहां से भी आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसके मटेरियल्स को शॉर्ट नोट बना लीजिए, वैल्यू एडेड वाले या कुछ ऐसी चीजों का, जैसे मैंने एथिक्स में डेफिनेशन एग्जांपल्स का बोला, और उसको ही रिवाइज करिए। दिस विल गिव यू मोर मार्क्स इन द पेपर बिकॉज दिस विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम द अदर्स। अभी परसिवरेंस लास्ट भैया, में कोई और इसी चीज पे फोकस डाउट्स आ करना रहे है। हैं? किसी के डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे लिख दो। आप हो? तरुण भैया, ग्रुप में कोई रिप्लाई करो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो। अच्छा, तरुण भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रहे अभी। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही Yes, है। sir, audible. हाँ। सो अभी मैंने अभी इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, वाज आई ऑडिबल इनफ? आई थिंक तरुण भैया की आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, आ रही थी सर। सर रोबोट सर को नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है। अच्छा, मे बी उनकी साइड पे नेटवर्क का इश्यू होगा। एवरीबडी वाज तरुण एबल टू भाई, आ लिसन रही है व्हाट आई आवाज? टोल्ड। आ हाँ, रही है आवाज? आप एवरीबडी कंटिन्यू वाज करिए। एबल टू लिसन व्हाट आई टोल्ड, व्हाट नीड्स टू बी डन इन द नेक्स्ट 1 month? Yes, sir. प्लीज Yes, sir. कंफर्म। यस सर, यस। हाँ हाँ। सो जस्ट फोकस ऑन द वैल्यू एडिशन वाला। नॉर्मल थिंग्स दैट यू नो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। द थिंग्स दैट यू फॉरगेट, रिवाइज दोज। एंड द थिंग्स दैट यू फील कि भाई ये वैल्यू एडिशन का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की GS3 इज अबाउट मेकिंग सम, using some data, using some reports, using some diagrams or statistics, like making some diagrams in your security questions. Focus on those things. Focus on those extra things that you need to be done. और पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ना। अभी 365 भी आएगा अगर आप उससे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को एंड टू एंड पढ़ने का टाइम नहीं है। जस्ट कीवर्ड्स, की थिंग्स, की रिकमेंडेशंस, डन। थोड़ा सा पॉजिटिव देख लिया, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा नेगेटिव देख लिया, यू विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं करी है, प्लीज राइट फ्यू आंसर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, बीट essay, बीट एनी GS पेपर और बीट ये। because if you are not able to writing, because mains is all about answer writing, if you are not doing it, you are not doing the justice. This is especially for the people who are writing for the first time. Those who have written before, maybe they can do it, like few questions they can write and they will be able to do it in the paper.
considering the time constraints and the syllabus constraints. सर मेन भाई। 365 में काफी न्यू और टॉपिक्स है, फिर उनको कैसे कवर मतलब करना चाहिए, उनको काफी न्यू टॉपिक्स आए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोलिए, आप कोई टॉपिक बोलिए। वैसे आई एम नॉट अब्रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर, बस टेल मी फॉर एन एग्जांपल। जैसे वेब 5.0 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था। हाँ, अब वेब 5.0 टेक्नोलॉजी में था ना, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू नो इज कि क्या वेब 5.0 है, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, जस्ट दैट थिंग। उसकी एक या दो फीचर्स, उसकी कुछ एडवांटेज एक दो और एक दो डिसएडवांटेज, या मतलब क्या चीज है। अगर आपको इतना पता है ना, यू विल बी एबल टू राइट इट 10 और इवन अ 15 मार्क। एंड बिलीव मी, वेब 5.0 नहीं आने वाला पेपर में। टॉपिक से देख के पता लग जाएगा आपको कि वेयर इट विल बी कमिंग और नॉट। इफ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बट नहीं आ रहा पेपर में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ोगे नहीं। अगर गलती से आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट इट्स डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट कि भाई क्या है उसकी यूटिलिटी। तो सर एग्जैक्टली यूज कैसे करें मेन 65 को? वो डाटा कमिटी रिपोर्ट्स ये सब भी उठाए मतलब मोस्टली। देखो देखो, मेन 365 में क्या है कि ना, आप स्कैन करो, आप एक ये डेटा एंड एवरीथिंग, तो ये तो आपको उठाना ही है। डेटा वैल्यू एडिशन कमिटी और ये सब, ये तो उठाना ही है। अब उसके अलावा क्या है कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन में है, तो आपको क्या फोकस करना है कि वो वाली चीजों को गो थ्रू कर लो, कि एकदम ऐसा ना हो कि एकदम अनटच्ड टॉपिक आ गया। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रेलेवेंट है या नहीं, बट आपको ये होना चाहिए कि आपको उसके बारे में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इस फ्रेमवर्क में ना आपको कुछ कुछ चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, टॉपिक के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई एनवायरमेंट का जैसे मैं उठा लेता हूँ, उसमें ना बेकार चीजें दे रखी होती है। एनवायरमेंट को इतना सेलेक्टिवली करना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट वाले में भाई वो किसी स्पीसीज के बारे में नहीं पूछेगा, भले ही चाहे उसमें दे रखा हो, वो खाली एग्जाम्पल है। उसमें एनवायरमेंट में वो कभी ये नहीं पूछेगा कि इस रिपोर्ट के बारे में बताओ। अब उठा के देख लो पेपर में, कभी नहीं पूछा गया और ना आगे कभी पूछा जाएगा। दैट इज जस्ट अ वैल्यू एडिशन थिंग, कि हाँ इस रिपोर्ट में ये बोला, आप कहीं ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पे एनवायरमेंट के क्वेश्चन को आंसर करते हो यू कैन जस्ट यूज इट एज एन एग्जाम्पल या वैल्यू एडिट। तो उस रिपोर्ट के पूरे एनालिसिस को आपको पढ़ने के बैठने का कोई फायदा नहीं। एंड टू एंड नहीं पढ़ना, खाली ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है, स्कैनिंग करनी है और वैल्यू एडिट उठाना है। और टॉपिक्स का जो लगता है कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम का अगर रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रखा है, 5G या कुछ ज्यादा, यार ये पूछा जा सकता है कि 5G क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है। अब 5G में अगर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क है या ये सब चीजें, ये सब बकवास यूपीएससी नहीं पूछेगा, पहले भी नहीं पूछा, अब भी नहीं पूछेगा। ओके ओके भाई सर। जी। एंड सर आई होप आई एम मेकिंग इट सेंस। समझ आ यस रहा सर, होगा यस आपको सर। कि कैसे क्या देखना है। एंड सर थोड़ी केस स्टडीज में, एथिक्स केस स्टडी में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब फ्रेमवर्क्स प्रॉपर क्या, कोई मतलब अच्छा टॉपर नोट्स आपके हिसाब से होगा जो जिस फ्रेमवर्क्स इसके अवेलेबल हो? यार यू कैन देखो, आजकल ना केस स्टडीज में बहुत सारा तो ज्यादा कुछ सीखने का है, रहा नहीं है। मतलब केस स्टडीज में क्या होता है कि पहले तो इनोवेटिव स्टेक होल्डर्स और ये एथिकल मैपिंग एंड ये सब कर लेते थे। अब क्या हो रहा है, हर एक केस स्टडी एक तो इतनी लंबी आती है, एंड देयर आर 5 पार्ट्स टू इट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज इन उस केस स्टडी, जो पूछा गया उस पर आंसर को आप सिंपली एनालाइज कर दो, और बीच बीच में एथिकल टर्म्स या जो फ्रेमवर्क होता है ना, जैसे डिओन्टोलॉजिकल ऑन्टोलॉजिकल, गांधी के 7 सिंस यूज कर लिए, और मे बी सम दिस दिस मिडल पाथ या गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल, यूजिंग दोस थिंग्स व्हाइल जस्टिफिकेशन ऑफ इट। आप जो लिख रहे हो ना आंसर, आप उसके बाद लास्ट में क्यों आपने ऐसा ये पाथ कोर्स ऑफ एक्शन करा कुछ, दैट जस्टिफिकेशन नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन। और आप इसके लिए कुछ टॉपर्स की कॉपी है, जैसे कि मुस्कान डागर के अच्छे आए थे, 140s में आए हैं जिस बार। मुस्कान डागर की कॉपीज देख सकते हो आप, और वैशाली के भी। ओके सर, ओके भाई थैंक जी। यू। गाइस, तरुण भाई जी के पास में थोड़ा टाइम कम है, तो अभी लास्ट में भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट के लिए मोटिवेट करके जाए कि एक महीने में मतलब हम कर सकते हैं। काफी लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा
कम हो गया है, तो 2 मिनट के लिए और। यार देखिए, मतलब रिगार्डिंग द मोटिवेशन ना, कोई जादू की झप्पी तो है नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार टॉपर्स आप लोगों में से निकलेंगे। मे बी दोज हु आर राइट नाउ ऑन दिस कॉल, इसमें से ही पीपल वुड बी गेटिंग सेलेक्टेड, और ऐसा ही होता रहा है ओवर दिस जर्नी। आई हैव सीन बट ओनली डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ द लिस्ट एंड इन द लिस्ट इज, एक तो लक फैक्टर होता है थोड़ा सा, दैट इज नीडेड, एंड द अदर इज योर एटीट्यूड थिंग। अगर आपका लाइफ में एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना टुवर्ड्स थिंग्स, whether you see a glass a half full or half empty, is what it makes all the difference in your life. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर में जाएंगे, आप ये सोचो कि भाई पेपर को डोमिनेट करना है। आप ये मान के चलो कि आपने जब सिलेबस की सारी चीजों को, टॉपिक को एक बार देख लिया ना, कर लिया, अगर मेरे को नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा, क्योंकि पेपर में सरप्राइजेस आएंगे। बट अपने को पेपर में सरप्राइजेस आने पे पैनिक नहीं होना, आराम से जितना पता है उसको डिकंस्ट्रक्ट करके उसके आसपास का कुछ जो जो आइडिया है उतना आपको आंसर करना है बस। और अभी के लिए क्या चीज है, सिर्फ 1 महीने की मेहनत बची हुई है। 1 महीने की मेहनत और आपके नेक्स्ट 30 ईयर्स की लाइफ का कैरियर, आपका 30-35 ईयर्स का लाइफ का आपका कैरियर सेट हो जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, लबासना में आना, इट्स ऑल वर्थ इट। आफ्टर दिस 6-7 years of hardship and the hard work I have done, यहाँ पे आके आई एम enjoying each and every day, and you will feel it. मसूरी is known as Queen of Hills, and आप यहाँ पे आप enjoy कर रहे होगे, and you will remember those hard work days. I also remember it right now कि भाई those pains, those tireless efforts, तो अभी right now is the time to push yourself. आप जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, 10 घंटे पढ़िए, मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ा जा सकता है, जितना ज्यादा रिवीजन करा जा सकता है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए, गो फॉर सम मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ पे भी। गो फॉर 10 to 20 minutes ऑफ ब्रीफ वॉक और एक्सरसाइज और वट एवर यू वॉन्ट, डू दैट डेली। और पोस्ट दैट बीच बीच में इफ यू वॉन्ट टू डू मेडिटेशन करिए, इफ यू आर इनटू इट। नहीं तो वट एवर गुड थिंग यू लाइक, मे बी ईटिंग अ गुड फूड, बाहर का खाना मत खाइएगा 1 महीने में, और मे बी लिसनिंग टू द गुड म्यूजिक, डू दिस, जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता हो। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से अवॉइड करिए। फालतू में किसी भी चीज पे, कोई अगर आपका फ्रेंड है जो ज्यादा आपको टेंशन देता है, अवॉइड करिए इस समय। दिस इज 1 मंथ, 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट 30-35 ईयर्स का आपका रिवॉर्ड होगा। अपने आप को पुश करने का, अपनी लिमिट्स को पुश करने का, दिस इज द टाइम। एंड ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बॉडी हैज सो मच पोटेंशियल टू पुश इट, एंड आई, मेरे को पक्का पता है कि आप सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के कम्युनिटी के लिए दिया। सेशन को यहीं खत्म करते हैं गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। गुड नाइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू भाई। Thank you very much. थैंक यू सर।